आदेश 9 की बात चल रही थी। आदेश 9 नियम 1 कह रहा था कि सुनवाई के लिए नियत दिन को दोनों पक्षकार उपस्थित होंगे, और आदेश 9 नियम 2 जो वादी की गलती के कारण उपस्थित नहीं है प्रतिवादी, क्योंकि उसने जो चीजें उसे देनी चाहिए थी प्रतिवादी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, खर्चे या जो पोस्टेज है जिसे डाक महसूल का है, ठीक है, पोस्टेज को ही डाक महसूल कहा, कोई अजीब बात नहीं है। डाक महसूल पोस्टेज यानी टिकट जो जरूरी है प्रतिवादी को सूचित करने के लिए थ्रू पोस्ट, क्योंकि आदेश 5 उसमें डाक द्वारा सूचना देने के नियम ये भी थे। इतने पोस्टेज ये वादी को ही देनी पड़ेगी, और अगर पोस्टेज वादी ने देने में कोताही की है, जिस वजह से आदेशों 9 और नियम 2 की स्थिति आई है, अर्थात प्रतिवादी सुनवाई के लिए नियत दिनांक को उपस्थित नहीं है, तो फिर वादी को उसका दंड मिलेगा और वादी का मुकदमा निरस्त होगा। और 9(3) देखा था, जब दोनों पक्षकारों में से कोई उपस्थित नहीं तब भी निरस्त हो सकता है। आज्ञापक नहीं है, निरस्त होगा ही, और आज्ञापक 9(2) में भी नहीं है। 9(2) में भी न्यायालय को डिस्क्रिप्शन दिया गया है, चाहे तो निरस्त कर सकता है। और 2 और 3 वहां ये नहीं लिखा है कि अगर निरस्त कर दिया तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे जिसे वादी को, क्योंकि आपने पोस्टेज नहीं दी, निरस्त हो गया सूट। आदेश 9 नियम 2 में आप दोनों अनुपस्थित थे, इसलिए सूट निरस्त हो गया। तो अब ऑप्शन क्या अवेलेबल है, क्योंकि वादी की बात तो सुनी नहीं गई, बिना सुने ही निरस्त हुआ है, तो वादी के पास क्या विकल्प है? अब वो क्या करे? इसके लिए आदेश 9 नियम 4 वो कहता दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आपको जो ठीक लगे, आप चाहे नया मुकदमा ले आइए और चाहे पिछले वाद को ही पुनर्स्थापित ये करा लीजिए। और अगर आप पिछले वाद को पुनर्स्थापित कराते हैं तो आपको ऐसा कारण दर्शित करना होगा जिससे न्यायालय संतुष्ट हो कि आप उन कामों में असफल क्यों हुए हैं जो काम आदेश 9 नियम 2 और 3 में वर्णित है। और यदि आप ऐसा कर पाने में सफल हुए हैं तो आपका वाद पुनः सुनवाई के योग्य समझा जाएगा और पुराने वाद की ही सुनवाई दोबारा से प्रारंभ कर दी जाएगी। ऑप्शन आपको यह भी अवेलेबल है कि आप पुराने वाद से मतलब ही मत रखो, आप फ्रेश सूट ये ले आओ, लेकिन अगर आप फ्रेश सूट लाएंगे तो लिमिटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर लिमिटेशन बीत गई, जो पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन पर सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन एक्ट के द्वारा प्रोवाइड थी, तो फिर फ्रेश सूट टाइम बार्ड हो गया और फिर आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर पाएंगे। आगे आदेश 9 नियम 5 की बात कर रहा था और कहता था एक से अधिक प्रतिवादी, ठीक है, कुछ पर संबंध की तामील नहीं हुई, और एक से अधिक प्रतिवादी कुछ पर संबंध की तामील नहीं हुई, इसमें इनहेरेंट कि सब पर नहीं हुई। अगर सब पर भी नहीं हुई तो भी आदेश 9 नियम 5 लागू नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, तो भी लागू होगा। तो आपसे अपेक्षित है कि विद इन 7 डेज आप नए संबंधों के लिए
न्यायालय से आवेदन करें ताकि वाद की सुनवाई शीघ्रातिशीघ्र, क्योंकि जब तक प्रतिवादी नहीं आएगा तब तक वाद की सुनवाई आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं और आपकी शिकायत न्यायालय के समक्ष। तो आपकी शिकायत के आधार पर कोई कार्यवाही प्रतिवादी के विरुद्ध उसका पक्ष सुने बिना ये तो नहीं कर दी जाएगी। तो प्रतिवादी का आना जरूरी है, और जब सम्मन की तामील प्रतिवादी पर हो ही नहीं सकी तो आपसे अपेक्षित है कि शीघ्रातिशीघ्र आप दोबारा सम्मन जारी किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन करें। और अगर इसमें आपने कोताही की तो फिर स्थिति वही है कि आपका सूट डिसमिस हो सकता है। हां, यह भी है कि विद इन 7 days आपने अप्लाई नहीं किया, बट यू आर एबल टू शो ए सफिशिएंट काज। आप एक समुचित कारण प्रदर्शित करने में समर्थ हैं कि आप 7 days में अप्लाई क्यों नहीं कर सके, तो फिर आगे समय बढ़ाया भी जा सकता है। और फिर बढ़े हुए समय में आपको सम्मनों के लिए अप्लाई करना है। यह आदेश 9 नियम 5 था, और आदेश 9 नियम 6 यह कह रहा है कि सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर प्रतिवादी अनुपस्थित है, लेकिन कारण क्या है कि या तो उस पर सम्मन की तामील सम्यक प्रकार से नहीं हुई, और या फिर सम्यक प्रकार से हुई किंतु इतना समय उसके पास नहीं है कि वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो पाता, या फिर किसी अन्य कारण से वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है, तो स्थिति क्या करेगा? तो न्यायालय वाद की सुनवाई न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित करेगा, और फिर स्थगित किए गए दिनांक की सूचना प्रतिवादी पर कराए जाने के लिए आदेश पारित करेगा। यह आदेश 9 नियम 6 था, ठीक है। और यह भी कहा आदेश 9 नियम 6 उपनियम 2 में कि अगर वादी की गलती के कारण प्रतिवादी पर समय से सम्मन की तामील नहीं हो सकी, तो फिर वादी को स्थगन जो हुआ है मुकदमे का, उसके कारण जो खर्चे हो गए हैं वे भी देने होंगे। अब आदेश 9 नियम 7 कह रहा है, ठीक है, क्या कहता है? जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है और पूर्व अनुपसंजाति के लिए अच्छा हेतु दिखाता है, वहां प्रक्रिया जहां न्यायालय ने एक पक्षीय रूप में वाद की सुनवाई स्थगित कर दी है, उसने कहा एक पक्षीय रूप में वाद की सुनवाई स्थगित कर दी है। इसका मतलब आदेश 9 नियम 6 की स्थिति नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि आदेश 9 नियम 6 की स्थिति नहीं है, क्योंकि आदेश 9 नियम 6 फर्स्ट हियरिंग की बात कर रहा है, जिस दिन सबसे पहली बार प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने को अपेक्षित है, उस दिन की बात कर रहा है। और उस दिन भी प्रतिवादी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही इसे करने से बच रहा है, क्योंकि स्वयं प्रतिवादी पर सम्मन की तामील या तो सम्यक प्रकार से नहीं हुई, यह समुचित समय उसके पास नहीं था, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वो अनुपस्थित है। और जब पर्याप्त कारण से अनुपस्थित है तो प्रतिवादी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना न्याय संगत होगा ही नहीं। और आदेश 9 नियम 6 उपनियम 1 आदेश 9 नियम 6 में वर्णित स्थिति के उत्पन्न होने पर जो समाधान बता रहा है वो कहता है कि न्यायालय सुनवाई को किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर देगा और स्थगित किए गए दिनांक की सूचना प्रतिवादी को दी जाए, इस प्रकार का आदेश करेगा।
इसका मतलब ये हो गया कि आदेश 9 नियम 7 का कोई संबंध आदेश 9 नियम 6 से नहीं है। और आदेश 9 नियम 6 उपनियम 2 तो यहां तक कह रहा है कि इवन वादी को उसकी उपेक्षा के लिए दंड तो न कहें, क्योंकि हम लोग सीपीसी पर बात कर रहे हैं, यहां दंड की बात उचित नहीं लगती। तो वादी को प्रतिकर कास्ट के तौर पर देना पड़ेगा अगर न्यायालय यह देखेगा कि जो प्रतिवादी की अनुपस्थिति है वो आपकी वजह से है। इसका मतलब यह हुआ कि आदेश 9 नियम 7 का कोई संबंध आदेश 9 नियम 6 से नहीं हो सकता, क्योंकि आदेश 9 नियम 7 जिस स्थिति का वर्णन कर रहा है वो क्या कहता है, जहां वाद की सुनवाई एक पक्षीय रूप से स्थगित की गई, एक पक्षीय रूप से, जहां तो प्रतिवादी आया ही नहीं। इसका मतलब प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है, ठीक है। और प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कब होगी, आदेश 9 नियम 6 में नहीं हुई है। वादी के खिलाफ, वादी के विरुद्ध तो कोई कार्यवाही हुई नहीं, वहां तो सीधे ये कहा कि स्थगित भविष्यवर्ती दिन के लिए, और आप यानी प्लेंटिफ ये स्थगित किए गए दिनांक की सूचना उसे दे डिफेंडेंट को, और सूचना देने के लिए तरीके वही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। पाल को एक सीपीसी ऑर्डर कर दो, ठीक है। सूचना देने के लिए तरीके वही इस्तेमाल होंगे जो आदेश 5 में पूर्व में बताए जा चुके हैं। और इवन वादी इसके विरुद्ध है, इसके द्वारा पूर्व में जो गलती की गई है उसके लिए खर्चे आदि देने का आदेश पारित किया जा रहा है, तो प्रतिवादी से तो कोई लेना ही देना नहीं। इसके मतलब आदेश 9 नियम 7 का संबंध, हमने कल भी कहा था कि आदेश 9 नियम 6 का संबंध फर्स्ट हियरिंग से है। फर्स्ट हियरिंग तो कहना भी नहीं चाहिए, फर्स्ट हियरिंग तो तब कहा जाएगा जब प्रतिवादी भी आ जाए। लेकिन भाषा में मजबूरी कई बार होती है कि स्थितियों के लिए कोई एप्रोप्रिएट शब्द नहीं होता, इसलिए या यूं कहें प्रत्येक स्थिति के लिए एप्रोप्रिएट शब्द नहीं होता, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि शब्दों का अर्थ संदर्भों में निकालें। इसीलिए की जाती है कि संदर्भों में शब्द का अर्थ निकालें, क्योंकि शब्द सीमित है और स्थितियां असीमित हैं, और सभी स्थितियों के लिए एक शब्द भाषा में आ जाए ये संभव नहीं लगता। इसलिए अपेक्षा होती है कि आप शब्द का अर्थ संदर्भों में निकालें। और यहां जो फर्स्ट हियरिंग शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस वाद की सुनवाई न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने के बाद पहली बार हो रही है। अदरवाइज फर्स्ट हियरिंग ये शब्दावली सीपीसी में एक टेक्निकल अर्थ रखती है, एक तकनीकी अर्थ रखती है, और वो फर्स्ट हियरिंग शब्द का कब व्याख्यायित होगा, जब आदेश 15 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, वहां फर्स्ट हियरिंग को डिफाइन करेंगे। लेकिन इस संदर्भ में फर्स्ट हियरिंग को समझ लेंगे कि न्यायालय के समक्ष प्रथम बार दायर किए जाने के बाद मामला आया है, और यहां प्रतिवादी के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया है न्यायालय ने। तो आदेश 9 नियम 6 की स्थिति फर्स्ट हियरिंग की स्थिति है। आदेश 9 नियम 7 जो शर्त लगा रहा है वो तो कहता है कि जब एक पक्षीय रूप से स्थगित की गई और प्रतिवादी भविष्यवर्ती जिस दिनांक पर कार्यवाही स्थगित हुई है उस दिनांक को उपसंजात हो रहा है, और न सिर्फ उपसंजात हो रहा बल्कि अपनी पिछली अनुपसंजाति के लिए अच्छा कारण, अच्छा हेतु ये भी दर्शित कर रहा है। दंड स्थिति क्या बनेगी ये बता रहा है आदेश 9 नियम 7। इसका मतलब ये हो गया
कि आदेश 9 नियम 7 की स्थिति तब बनेगी जब एक बार प्रतिवादी आ गया और बाद में सुनवाई के लिए जो दिनांक नियत हुई, क्योंकि प्रतिवादी आएगा और तुरंत मुकदमे का फैसला हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। प्रतिवादी आएगा तो प्रतिवादी से कहा जाएगा लिखित कथन दो, अपनी बात बताओ, फिर वो अपनी लिखित कथन देगा। हो सकता है सेट ऑफ क्लेम करे, हो सकता है काउंटर क्लेम ये दे, हो सकता कुछ ऐसी नई बात उठा दे जिसका उत्तर वादी को देना हो, ठीक है, या आगे कोई सेट ऑफ काउंटर क्लेम वो ये कर दे और वादी लिखित कथन प्रस्तुत करे। भाई सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का लिखित कथन तो वो देगा, और वादी के लिखित कथन से कोई ऐसी नई बात आ जाए जिसका उत्तर प्रतिवादी को देना आवश्यक हो, क्योंकि वो उसके द्वारा जो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम किया गया उसमें वादी ने जो लिखित कथन दिया उससे उठी हुई बात है, तो उसका उत्तर उसने अपने लिखित कथन में दे रखा होगा, यह संभव नहीं है। तो ऐसी दशाओं में आदेश 8 नियम 9 कहता था कि अतिरिक्त लिखित कथन न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये सारी कार्रवाइयां चलेंगी और ये सारी कार्रवाइयां एक दिन में नहीं हो जाएंगी। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ इश्यूज होगा, एविडेंस देंगी दोनों पक्ष, हियरिंग होगी, आगे जाकर जजमेंट एंड डिग्री, सारी चीजें होंगी। तो प्रतिवादी जिस दिन आया उसी दिन नहीं हो जाएगा सब कुछ। प्रतिवादी उपस्थित हुआ न्यायालय के समक्ष, सुनवाई है, लेकिन न्यायालय ने जो डेट उसकी उपस्थिति के बाद मामले की सुनवाई के लिए स्थगित की और नियत की, स्थगित की तभी तो नियत करेगा। आज सुनवाई लगी थी, आज आप उपस्थित हुए, लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, तो भविष्यवर्ती दिन के लिए नियत किया जाएगा दिनांक और आज की कार्रवाई स्थगित होगी। आज स्थगन ये किया जाएगा कार्रवाई का। अब जो भविष्यवर्ती दिन नियत किया गया उस दिन आप गायब हैं और अकारण गायब हैं। अब जब गायब ही है तो कारण न्यायालय तो समझ नहीं सकता। तो अगर न्यायालय को लगता है अकारण आप गायब, तो न्यायालय अब आपके विरुद्ध एक पक्षीय रूप से मामला सुना जाए ये आदेश पारित करेगा कि आपका मामला, आपके विरुद्ध मामला एक पक्षीय रूप से सुना जाएगा। ठीक है, नेचुरल जस्टिस की अपेक्षा है कि दोनों को सुनकर निर्णय दीजिए, लेकिन जब एक सुनाने को ही राजी नहीं तो हम किसे सुन लेंगे? दोनों को सुनकर निर्णय दीजिए। अगर ये बाध्यता के तौर पर निर्मित कर दिया जाएगा तो प्रतिवादी के लिए वादी के मामले को असफल कर देना ये बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रतिवादी अपनी कभी सुनाएगा नहीं। और आपने कह रखा दोनों सुन के निर्णय दो, तो हम निर्णय दे ही नहीं सकते, वो सुनाएंगे नहीं और हम निर्णय दे नहीं सकते। तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को एक मजबूरी और विवशता के तौर पर निर्मित नहीं किया जा सकता। दोनों को सुनकर निर्णय दो, इसका अर्थ सिर्फ इतना ही लिया जाता है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक कि दोनों को सुनाने का अवसर दो, बस। ठीक है, दोनों को सुनो, इसका अर्थान्वयन सिर्फ इस रूप में किया जाता है कि दोनों को सुनाने का अवसर दो। अगर दोनों को सुनाने का अवसर दिया गया और उन्होंने अपने को दिए गए अवसर का समुचित उपयोग ये नहीं किया है, तो न्याय निर्णायक प्राधिकारी विवश नहीं है कि दोनों को बिना सुने वो जजमेंट दे ही नहीं सकता। आपको भविष्यवर्ती दिन जो सुनवाई के लिए नियत था उसकी सूचना थी, क्योंकि पिछले दिनांक को तो आप उपस्थित थे और आप गायब हैं। तो अब आपके विरुद्ध एक पक्षीय रूप से सुना जाएगा। अब हम सिर्फ वादी को ही सुनेंगे, जो उपस्थित है उसे सुनेंगे। आपको सुनने आपके घर थोड़ी आएंगे। और चूंकि मामला दांडिक है, वो सॉरी मामला दीवानी है, दांडिक नहीं,
तो हम आपको बुलाने के लिए कोई वारंट ये भी नहीं जारी करेंगे। वारंट तो हम वहां इसलिए जारी करते हैं और आपको पकड़वा लेते हैं क्योंकि आपने समाज के विरुद्ध अपराध किया। अपराध समाज के विरुद्ध है। कोई शिकायत करने आए ना आए, इवन जिसके साथ अपराध हुआ वो भी तुम्हें क्षमा कर दे तो भी हम तुम्हें दंड देंगे, ठीक है? क्योंकि जिसके साथ अपराध हुआ वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ मियर विटनेस, बस। इससे क्या होता है? लेकिन यहां आपके अधिकारों का प्रश्न है। आप अपने अधिकार इन्फोर्स कराओ या छोड़ दो, ये आपकी मर्जी। और जब आप नहीं आ रहे हो इसका मतलब आपने अपने अधिकार छोड़ दिए। तो जिसने नहीं छोड़े हम उसकी तो सुनेंगे, तुमने छोड़ दिए होंगे। तो अगर प्रतिवादी सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर उपस्थित नहीं है तो प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से मामला सुने जाने के लिए आदेश पारित होगा, क्योंकि वादी सुनाने के लिए, एक पक्ष सुनाने के लिए है और आप नहीं है। और फिर भविष्यवर्ती दिन के लिए जो सुनवाई स्थगित की जाएगी उस नियत दिनांक पर क्या होगा? वाद एक पक्षीय रूप से सुना जाएगा, यह आदेश होगा। और उस नियत दिनांक पर, ठीक है, जो भविष्यवर्ती नियत दिनांक है उस पर प्रतिवादी उपसंजात हो गया। फिर ठीक है, अब आदेश 9 नियम 7 की स्थिति आई है। नाउ द सिचुएशन हैज कम विच इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाई ऑर्डर 9 रूल 7। और कचहरी में आप मुंह फैलाए लोगों की भीख सी मांगते दिखाई देते हैं। जब डिफेंडेंट आप होते हैं और आपके खिलाफ एक्सपार्टी ऑर्डर होता है, कोई ठीक आपके हिसाब से बदतमीज और मेरे हिसाब से ठीक सिविल जज बैठा होता है, वो कहता है कि प्रोविजन लिख के लाओ तब एप्लीकेशन लेंगे, तो नहीं लेंगे। अभी एक दिन हम अपने मुंह मियां बिट्ठू नहीं बन रहे, तारीफ नहीं कर रहे खुद की। एक सज्जन बैठे हुए थे, बोले कि हमें तो सिखाया ही नहीं हमारे सीनियर ने, तो हम सीखते क्या? हमने कहा हमारे तो घर खानदान में कोई नहीं है, ठीक है, कानून बताने वाला। घर खानदान पूरे पहले वकील हम हैं अपने खानदान में। और जिस समय हम वकील होकर आए उस समय कानून, अब तो पढ़ने की कुछ प्रवृत्ति और वृत्ति शाहजहांपुर में तब भी निर्मित हो गई। उस समय तो स्थिति यह थी कि पढ़ना बेवकूफी मानी जाती थी, आज भी मानी जाती है, लेकिन कम से कम 1% लोग अब ऐसे हो गए जो बेवकूफी नहीं मानते। उस समय तो 100% बेवकूफी मानते थे कि कानून में पढ़ा जाता है। उस समय हम आए और जो सिखाता कोई नहीं। तुम सीखे क्यों नहीं ये बताओ भाई? तुम्हें सीखना चाहिए था, सिखाएगा कौन? कोई नहीं सिखाता तो तुम्हें सीखना चाहिए था, और आपने नहीं सीखा ना। बोले नहीं वो तुम इसलिए सीख गए क्योंकि तुम पढ़ाते थे। तो हमने कहा पहली चीज ये समझ लो कि जिस दिन हम आए थे उस दिन पढ़ाते नहीं थे, ठीक है, आज पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन आत्मसम्मान की भावना अगर ये नहीं है, बेशर्म हो, ठीक है, तो सीख नहीं सकते। क्योंकि पीओ ने कुछ कह दिया, ही ठीक है, प्रिजाइडिंग अफसर ने कह दिया कि कैसे बताइए, तो ही जैसे कल एक सज्जन कह रहे थे, प्रश्न ये था कि जुवेनाइल, आप कह रहे हो कि मेरा मुवक्किल जुवेनाइल है, ठीक है, तो जब जुवेनाइल है तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट उससे शासित होगा, ठीक है। जुवेनाइल को एंटीसिपेटरी नहीं मिलेगी, ठीक है, एंटीसिपेटरी का प्रोविजन ही नहीं है जुवेनाइल के लिए। यह प्रश्न अभी भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है कि क्या जुवेनाइल को एंटीसिपेटरी मिलनी चाहिए। हालांकि मेरा मत यह है कि मिलनी चाहिए, लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं है कि मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए, मेरा मत ऐसा क्यों है, वो अलग विषय है, विषयांतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्लेम कर रहे हो कि हम जुवेनाइल हैं, हमें एंटीसिपेटरी दी जाए। और एंटीसिपेटरी
जुवेनाइल को है नहीं अभी तक। कोर्ट कह रहा आप प्रोविजन दिखा दो। अरे साहब हम सूरज को कहां दीपक दिखाएंगे, वो आप सूरज को क्या दिया दिखाएं। अब इसमें तो उनका दिमाग भी खराब हो रहा है और ये अपनी मूर्खता भी प्रदर्शित कर रहे हैं और ये अपनी समझ में अपनी विनम्रता ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इतने मूर्ख हैं कि इन्हें ये भी नहीं मालूम कि इस ढंग से आप अपनी विनम्रता नहीं है बल्कि अपनी मूर्खता ही प्रदर्शित कर रहे हो, दूसरे का घमंड बढ़ा रहे हो। ये है स्थिति। ठीक है, तो है क्या कि आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए चीजों को। कहता एक पक्षीय रूप से जब सुनने का आदेश हो गया, अब आई है आदेश 9 नियम 7 की स्थिति। अब आप उपसंजात हुए सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर और कचहरी में हमने जहां से बात शुरू की थी कि क्या हो रहा है, डिफेंडेंट आप हैं, आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया कोर्ट से और आप एप्लीकेशन लेकर जा रहे हैं और कोई ठीक सिविल जज मेरी नजर में आपके नजर में बदतमीज वो बैठा है, वो कहता प्रोविजन लिख के लाओ। अब आप सीनियरों से पूछते घूम रहे हैं और सीनियर अगर ठीक है तो बता देगा, नहीं तो ही लड़का कुछ पढ़त ना, इस टाइप की बातें करेगा और गुस्सा आएगा आपको। तो आत्मसम्मान होगा तो फिर ढूंढो, उस समय आत्मसम्मान है तब तो ढूंढेंगे आप, और जब ढूंढेंगे तो एक दिन पा जरूर जाएंगे, एक दिन जरूर पा जाएंगे। हमने उनसे वकील साहब से यही कहा कि हम पढ़ाना बाद में शुरू किए, हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना थी और हम चूंकि क्रिमिनल प्रैक्टिस में थे तो हमने सीआरपीसी एविडेंस, सीआरपीसी एविडेंस और आईपीसी ये रट पहले ही डाली थी, पढ़ाना तो बहुत बाद में शुरू किया क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता हमें कि कोई हमें उपदेश दे। लेकिन आप सीनियरों की भीख सी मांगते घूमते हैं और सीनियर कुछ ठीक है बड़ा आपका मजाक बनाते हुए कुछ बता देते हैं। आदेश 9 नियम 7 में आप एप्लीकेशन दो और तब न्यायालय उसे सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, जो आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है। क्योंकि आदेश 9 नियम 7 ये कह रहा है कि जबकि क्या कहता है, जहां न्यायालय ने एक पक्षीय रूप में वाद की सुनवाई स्थगित कर दी है, एक पक्षीय रूप में उसने वाद की सुनवाई स्थगित की, मीनिंग देयरबाय आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर उसने कर दिया और फिर सुनवाई स्थगित की, यह स्थिति है। बियर में जो शब्द लिखे उन्हें ऐसा पढ़ते हैं, कहता जहां न्यायालय ने एक पक्षीय रूप में वाद की सुनवाई स्थगित कर दी है और प्रतिवादी ऐसी सुनवाई के दिन या उससे पहले अब उपसंजात हो जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे जब प्रतिवादी उस दिन था ही नहीं तो अब उसे डेट कैसे पता लग गई? अरे उसे ये तो मालूम है कि हमारे खिलाफ मुकदमा चल रहा है और पिछली डेट ये नियत थी, जितना तो मालूम ही है उसे। और जब इतना मालूम है तो उसके वकील साहब होंगे, अगर नहीं उसने वकील साहब के, जब ये स्थिति तो शायद कभी हो, तो वो उनसे अगली दिनांक तो पूछेगा और ये पूछेगा कि आदेश क्या हुआ पिछले दिनांक जब हम अनुपस्थित थे, और वकील साहब नहीं बता पाएंगे तो दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है, उससे उसे पता लग जाएगा कि क्या आदेश हुआ, ठीक है। और जब उसे यह पता लगेगा एक पक्षीय सुनवाई का आदेश हो चुका है तो सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर या उससे पहले वो उपसंजात न्यायालय के समक्ष हो सकता है और अच्छा कारण दर्शित कर सकता है कि हम पिछले दिनांक को क्यों अनुपस्थित हैं। और वो अच्छा कारण अगर प्रदर्शित करता है तो फिर उसके खिलाफ जो एक पक्षीय रूप से सुने जाने का आदेश किया गया है उसे न्यायालय अपास्त भी कर सकता है, अपास्त यानी खंडित कर सकता है। अच्छा कारण क्या माना जाए, यह भी एक सवाल है, ठीक है। तो अच्छा कारण हमेशा उन परिस्थितियों का वर्णन माना जाता है जो परिस्थितियां आपके द्वारा अपनी शक्ति से निवारित नहीं की जा सकती थी। हम बीमार हो गए थे तो हम चाहते थोड़ी थे हम बीमार हो जाएं, और हम स्वस्थ अपनी इच्छा से नहीं हो सकते,
अगर अपनी इच्छा से स्वस्थ हो सकते होते, अपनी सामर्थ्य से स्वस्थ हो सकते होते, तो फिर बीमारी क्यों होते? ठीक है, तो ऐसे कारण अगर आप प्रदर्शित कर सकते, जिनका निवारण आपकी अपनी सामर्थ्य में नहीं था, बस ही टायर फट गया, मदद ही नहीं मिली, टायर फट गया, 5 घंटे वहीं बैठे रहे, क्या करते, तब तक वो टाइम ओवर हो गया। ठीक है, तो ये अच्छे कारण माने जाएंगे, और ये अगर आप दर्शित कर सके तो न्यायालय आपके विरुद्ध जो आदेश उसने कर दिया उसको अपास कर सकेगा, क्योंकि न्यायालय का उद्देश्य आपको दंडित करना नहीं है, उसका उद्देश्य सिर्फ आपकी उपस्थिति में न्याय निर्णयन करना है। आप जानबूझकर अनुपस्थित रहेंगे इसलिए ताकि उसकी सुनी ही ना जाए वादी की, तब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर कारोबार के सामान्य अनुक्रम में आप अनुपस्थित हुए तो बात अलग है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो न्यायालय तब उस आदेश को अपास्त कर सकेगा। ठीक है, लेकिन आगे लिखा होगा हां खर्चों के बारे में, ये ठीक है कि आपकी गलती नहीं थी, लेकिन दूसरे की भी तो नहीं थी, दूसरे की भी तो नहीं थी। वादी तो आया था, टाइम तो बर्बाद हुआ, तो खर्चे ये तो मिलने चाहिए दूसरे को। ठीक है, आपको सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि आपकी गलती नहीं थी, तो उसकी भी तो नहीं थी। और जो आप दोनों में हम तुलना करेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उसकी तुलना में दोषी दिखाई देंगे। तो खर्चे और अन्य बातों के बारे में ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो न्यायालय निर्दिष्ट करे, ठीक है, क्या होगा, उसे बाद के उत्तर में उसी भांति सुना जा सकेगा मानो वह अपनी उपसंजात के लिए नियत किए गए दिन को उपसंजात हुआ था। फिर ऐसे मान लिया जाएगा मानो वो उस दिन उपसंजात हुआ था, ऐसे उसे सुना जाएगा। और जब ये मान लेंगे कि उस दिन वो उपसंजात हुआ था, ऐसा मान लेंगे, तो मानिए वो WS के लिए नियत दिनांक था, जिस दिन वो उपसंजात नहीं हुआ तो WS देने का अवसर उसे मिल जाएगा। ऐसे माना जाएगा ना कि उस दिन वो उपसंजात हुआ था, तो उस दिन वो उपसंजात होता तो क्या करता, WS देता, तो आज WS दे सकता है। ठीक है, या उस दिन टाइम मांगता WS देने के लिए क्योंकि उसके पास वे दस्तावेज नहीं है या जो उसे देने हैं। ठीक है, अपने लिखित कथन के साथ आदेश 8 नियम 1 का की अपेक्षा के मुताबिक, ठीक है ना, तो टाइम मांगेगा, जो भी होगा ऐसे मान लिया जाएगा मानो वो उस दिन उपसंजात हुआ था। ठीक है, तो ये आदेश 8 नियम 7 जब प्रतिवादी अनुपस्थित है, ठीक है, और कब, जब उसके विरुद्ध एक पक्षी रूप से वाद सुना जाने लगा है तब। ठीक है ना, वो सॉरी अनुपस्थित है तो एक पक्षी रूप से सुना जाएगा, ये इनहेरेंट है आदेश 8 नियम 7 में। और आदेश 8 नियम 7 ये बता रहा कि जब भविष्यवर्ती दिन पर वो उपस्थित होता है तो क्या प्रक्रिया होगी। अब कहता है आदेश 8 नियम 8, अब वादी गायब हो गए, जहां केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है वहां तो आदेश 8 नियम 7 की स्थिति में इनहेरेंट है कि अगर सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर प्रतिवादी अनुपस्थित है तो एक पक्षी रूप से सुनने का आदेश होगा भविष्यवर्ती दिन पर, और फिर भविष्यवर्ती दिन पर अगर वो उपस्थित हो गया के तो सेट असाइड किया जा सकता है ऑन दोस टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, विच इज थॉट बाय द कोर्ट, ठीक है, जो प्रॉपर समझी जाए उन पर सुना जा सकता है। एक चीज और यहां पर बता दें, प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए सद्भावपूर्वक प्रयास किया, सद्भावपूर्वक प्रयास किया, उपस्थित नहीं हो पाया उन कारणों से जिनका निवारण उसकी अपनी शक्ति में नहीं था, लेकिन उसने जो प्रयास किए ये सद्भावपूर्वक, लेकिन थे मूर्खतापूर्ण। ठीक है, प्रयास तो सद्भावपूर्वक किए,
लेकिन वे प्रयास थे बेवकूफी के, जैसा आप अक्सर करते हैं। प्रयास, आपके सद्भाव में कोई कमी नहीं, लेकिन आपकी जो हरकत है वो बिल्कुल मूर्खता की है। तो आप कहते हैं इस दशा के लिए कि जो था, मेरी नियत ऐसी नहीं थी। आप इस ढंग की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी दशा में प्रतिवादी के विरुद्ध जितने आदेश पारित हुए न्यायालय सब वापस करेगा। कारण आपका सद्भाव, आपका आशय, आपके मन की दशा, इसी पर न्यायालय ध्यान देता है, आपके कृत्य पर कभी नहीं। ठीक है, आपके कृत्य पर कभी नहीं। परिणाम कुछ भी हो, जैसे हम लोग कांटेक्ट में शाम को बात कर रहे थे, भूल का जो धारा 13 में होगी उसका भी प्रभाव और परिणाम क्या है? संविदा की शून्यता है। संविदा की शून्यता नहीं कहेंगे, संविदा का न होना। और धारा 20 में जो भूल कारित होगी उसका परिणाम होगा संविदा की शून्यता है। और दोनों का जो भौतिक परिणाम होगा वो ये कि पक्षकारों के बीच कोई अधिकार और कोई कर्तव्य उत्पन्न नहीं होगा। दोनों का जो भौतिक परिणाम होना है पक्षकारों के बीच वो यही होना है। और आपको कचहरी में इसी ढंग के लोग मिलेंगे। इससे क्या होता हमें प्रोविजन नहीं पता, कि अपनी नाकामी और अपनी असमर्थता और अपनी बदतमीजी को छुपाने का प्रयास होता है। इससे क्या पता हमें प्रोविजन नहीं पता। इससे क्या पता, इससे क्या होता है कि हमें तर्क नहीं पता। अरे हमें भी मालूम है इसमें कुछ नहीं होगा, ये तो फिर रिक्शे वाले को भी मालूम है कि इसमें कुछ नहीं होगा। ये तो रिक्शे वाले को भी मालूम है कि इसमें कुछ नहीं होना, लेकिन इसमें जो कुछ नहीं होना है ये क्यों नहीं होना है? यही तो एक्सपर्टाइज है जिसे हासिल करना है। ये तो बहुतों को मालूम है कि इसमें क्या होगा, तो बहुतों को मालूम है। तो तुम में और बहुतों में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, और अगर कोई ठीक आदमी बैठा होगा वो तुम्हें तंग भी खूब करेगा। वो कहेगा क्यों कर दें, डेट लगाई, अगली डेट पे बताना आके क्यों कर दें। ठीक है, और कुछ नहीं देगा तुम्हें, और तुम अपने एड़ियां रगड़ना। ठीक है, इसलिए आपको मालूम होने चाहिए, तर्क मालूम होने चाहिए क्यों हो रहा है ऐसा। तो अब अलग स्थिति आई है। ठीक है, आप मूर्खतापूर्ण तरीके का इस्तेमाल किए थे, लेकिन आपके सद्भाव में कोई कमी नहीं थी। इसलिए न्यायालय आपके मन की दशा को देखेगा और इस दशा में भी आपको सारे अनुतोष प्रदान करेगा। लेकिन आदेश 9 नियम 8 की स्थिति डिफरेंट है। आदेश 9 नियम 8 क्या कह रहा है कि आप यानी वादी यही गायब है, प्रतिवादी मौजूद है। आदेश 9 नियम 3 में क्या था? दोनों गायब थे, दोनों गायब थे। उसका परिणाम आदेश 9 नियम 4 में बताया। 5 और 6 अलग स्थिति का वर्णन कर रहे थे। आदेश 9 नियम 7 इनहेरेंट एक्स पार्टी ऑर्डर की कल्पना कर रहा है। ठीक है ना। आदेश 9 नियम 8 उस स्थिति को बता रहा है। यानी आदेश 9 नियम 7 की स्थिति क्या होगी? वादी उपस्थित, प्रतिवादी अनुपस्थित, ये होगी ना, तभी तो एक्स पार्टी ऑर्डर होगा प्रतिवादी के विरुद्ध। वादी उपस्थित, प्रतिवादी गायब, तभी एक्स पार्टी ऑर्डर संभव है। यानी आदेश 9 नियम 7 में जो वर्णित है वो तभी लागू हो सकता है जब प्रतिवादी गायब था किंतु वादी था। तो अब डिफरेंट स्थिति के बारे में विचार करना पड़ेगा। अब उस स्थिति के बारे में कि प्रतिवादी है, वादी गायब है, क्योंकि हो यह भी सकता है, हो यह भी सकता है। तो आदेश 9 नियम 8 प्रतिवादी है, वादी गायब है, तो दोनों स्थितियां होंगी। न्यायालय सूट को डिसमिस भी कर सकता है, क्योंकि जो मांगने वाला था वही नहीं है, वही नहीं। और यह भी कर सकता है कि न्यायालय को भविष्यवर्ती दिन पर सुनवाई के लिए नियत कर दे। ठीक है, यह भी कर सकता है। और यह प्रतिवादी के साथ भी हो सकता है। प्रतिवादी सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर उपस्थित नहीं है, ठीक है, भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन एक पक्षीय रूप से सुने जाने का आदेश नहीं किया।
तो आदेश 9 नियम 7 की स्थिति ही नहीं आई, तो आगे चलता ही रहेगा। अब भविष्यवर्ती दिन पर आई है, और यही स्थिति तब होगी जब प्रतिवादी उपस्थित है, वादी अनुपस्थित है। न्यायालय दोनों विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है, वाद को निरस्त भी कर सकता है और किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर सकता है, और इन उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग न्यायिक तौर पर किया जाता है। वादी लगातार आ रहा था, पिछली कई डेटों पर वो उपस्थित है, आज अनुपस्थित है। ठीक है, तो एक स्वाभाविक बात यह है कि कोई गड़बड़ हो गई होगी, आता तो हमेशा ही है, तो निरस्त करना यह गलत बात है। तो भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित करना यही ठीक होगा। और बदतमीज लोग हो सकते हैं कि जो निरस्त कर दें, क्योंकि वहां जो बैठे हैं वो मानवीय दोषों और बुराइयों से मुक्त नहीं है, उन्हें भी अपने प्राधिकार के प्रदर्शन में बड़ा मजा आता है। ठीक है, प्राधिकार प्रदर्शन के लिए नहीं होता, ठीक है, प्राधिकार उपयोग के लिए होता है। और उपयोग और प्रदर्शन का मतलब यह हुआ जहां जरूरत है वहां जब उस प्राधिकार का इस्तेमाल हो तो उपयोग है, सदुपयोग है। उपयोग ही नहीं है बल्कि सदुपयोग है, और जहां बिना उसके उपयोग के भी काम चल सकता है, किंतु दैव योग से तुम्हें उसके उपयोग के लिए जो स्थिति होती है वो उपलब्ध हो गई है, और तुम जानबूझकर कि हमें देखो ये ताकत है उसका उपयोग कर रहे हो, जबकि उसका उपयोग के बिना भी काम चलेगा, तो इसे प्रदर्शन कहा जाता है। तो वो वहां भी है, सिर्फ इसलिए कि हम बात को खारिज कर सकते हैं तो खारिज कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि हम एक एक्सपार्टी प्रोसीड हो या ऑर्डर कर सकते हैं, एक पक्षी रूप से सुना जाए या ऑर्डर कर सकते हैं तो कर देंगे। और ये न हो सके इसी के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों से, ठीक है, ये तय किया जाता है कि जहां पर न्यायालय को विवेक के अधिकार दिए गए वे किन स्थितियों में उपयोग किए जाए। ठीक है ना, तो दोनों ही ऑप्शन न्यायालय को अवेलेबल होंगे और उनमें से एक का इस्तेमाल कर सकता है। कहता जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है। ठीक है, वादी उपसंजात नहीं होता और पुकार पड़ रही है, यानी आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, क्योंकि पुकार होने पर आप उपस्थिति दर्ज कराएंगे तभी तो उपसंजात होंगे। आप उपस्थित हैं, बोल ही नहीं रहे पुकार पर, तो फिर उपस्थित हैं किंतु उपसंजात नहीं होते आप। ठीक है, वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज कर दिया जाए, किंतु यदि प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरुद्ध डिग्री पारित करेगा, और वहां दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो वहां वह बात को वहां तक खारिज करेगा जहां तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे से है। यहां करेगा शब्द का उपयोग किया गया, मैंडेटरी भाषा ज्ञापक होने लगी है, लेकिन जो माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय है तो वहां प्रोसीजर ये है। ठीक है ना, ये प्रोसीजर है, और प्रोसीजर में लोच हमेशा रखी जाती है। वो जिस काम को करने के लिए बनाया गया है वो काम हो, यह प्रोसीजर का उद्देश्य होता है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि करेगा, ये वैसा ही है जैसा कि 30 दिन में आप लिखित कथन देंगे, 90 दिन में आप लिखित कथन देंगे, ऐसा है। और वहां भी उसके बाद किया जा सकता है, तो यहां भी इसे ऐसे ही लेते हैं कि अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि खारिज कर देना चाहिए तो खारिज करेगा, पीछे से ट्रैक रिकॉर्ड आपका गड़बड़ा रहा है, और अदरवाइज नहीं भी करेगा। और वहां अक्सर नहीं ही करते हैं, अक्सर जब 4-5 डेट पे स्थिति यही दिखाई दे रही है कि आप आ ही नहीं रहे, तब फिर अब ठीक है, अब आपकी आदत दिखाई दे रही तब निरस्त होता है। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं होता। हां, अगर प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम कर रखा है या सेट ऑफ ये कर रखा है तो वादी अनुपस्थित हुआ ना, और काउंटर क्लेम या सेट ऑफ के लिए तो प्रतिवादी ये वादी है। ठीक है ना,
काउंटर क्लेम या सेटअप के लिए तो प्रतिवादी वादी है और वो तो उपस्थित है, तो सेटअप और काउंटर क्लेम चलेंगे, उनकी खारिजी का आदेश नहीं देगा। हां, एक स्थिति और भी है कि वादी अनुपस्थित है, ठीक, लेकिन प्रतिवादी उपस्थित है और वो वादी के दावे को पूरी तरह स्वीकार कर रहा है, ठीक है, वो वादी के दावे को स्वीकार कर रहा है, तो एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, तो डिग्री भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसने पूरा स्वीकार कर लिया। यही वो कह रहा है, जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता, वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज किया जाए, किंतु यदि प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है, या तो दावे को स्वीकार कर लेता है पूरा का पूरा, या दावे के किसी भाग को स्वीकार कर लेता है, तो जिस दावे के जिस भाग को स्वीकार कर लिया, उनका मकान पूरा नहीं लेकिन आधा इनका है, तो उनका ठीक, आधे के संबंध में खारिज और आधे के संबंध में डिग्री भी दी जा सकती है। कहता है कि या उसके भाग को स्वीकार कर लेता तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरुद्ध डिग्री पारित करेगा और दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो, वहां वह वाद को वहां तक खारिज करेगा जहां तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे से, ठीक है ना, जहां तक स्वीकार हो गया वहां तक तो डिग्री पारित कर देगा और जो अवशिष्ट भाग बचेगा दावे का उसे खारिज कर देगा, जो उसने स्वीकार नहीं किया, और इसका कोई प्रभाव काउंटर क्लेम या सेटअप पर नहीं पड़ेगा, ये हम लोग पीछे ही देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है, अब देखिए 9-3 की स्थिति डिफरेंट थी, वहां दोनों गायब थे, 9-2 की स्थिति भी डिफरेंट थी, ठीक है, वहां आपने जो आपको देना था प्रतिवादी की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए वो आपने नहीं दिया था, इसलिए फ्रेश सूट लाने की अनुमति मिली। आप नया वाद भी ला सकते थे, आप रिस्टोर भी करा सकते थे, पुनर्स्थापन भी करा सकते थे, लेकिन अब स्थिति अलग आ गई है, अब वाद की कार्यवाही आगे बढ़ गई, प्रतिवादी आ गया और प्रतिवादी उपस्थित था और तुम गायब थे, ठीक है, यू वर एब्सेंट, ठीक है, एट द डेट ऑफ हियरिंग, वो प्रेजेंट था, और जबकि तुम कहते थे कि तुम्हें अधिकार चाहिए, तुम्हारे अधिकार का वायलेशन हुआ, तो फिर अब आपको नया सूट लाने की अनुमति नहीं मिलेगी। दोनों अनुपस्थित है तब बात अलग है, तब तो 9-4 में मिल जाएगी, लेकिन प्रतिवादी उपस्थित था, आप गायब थे, तो अब नया सूट लाने की अनुमति नहीं मिलेगी, फ्रेश सूट का आपका जो ऑप्शन था वो गया। अब तो हां, फ्रेश सूट का ऑप्शन गया, इसका मतलब यह नहीं हो गया कि अब आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, इसका मतलब यह भी नहीं है, क्योंकि आपके पास अच्छा कारण हो सकता है उस दिन अपनी अनुपस्थिति का, जो सुनवाई की नियत पिछला दिनांक था जिस पर प्रतिवादी उपस्थित था। ऐसी दशा में आपको एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष देना होगा, जिसे कचेरी की भाषा में रिस्टोरेशन एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र। पुनर्स्थापना इसका मतलब वाद को पुनः स्थापित कर दिया जाए, और अगर आपका प्रार्थना पत्र अलाउ होता है, अनुज्ञात किया जाता है, अलाउ हिंदी क्या है, अनुज्ञात किया जाना, ये अनुज्ञात होता है, तो आपका वाद पुनर्स्थापित हो जाएगा, और जब पुनर्स्थापित होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जिस जगह पर, जिस स्टेज पर, जिस स्टेज की हिंदी क्या है, प्रक्रम, जिस प्रक्रम पर वो खारिज हुआ था, जिस स्टेज पर खारिज हुआ था, वहीं पर तो पुनर्स्थापित होगा, क्योंकि पुनर्स्थापित हो रहा है, पीछे नहीं जाएगा, पुनर्स्थापित हो रहा है। तो अगर एविडेंस स्टेज चल रही थी तो एविडेंस स्टेज फिर चलने लगी है, ऐसे माना जाएगा। लेकिन उस दिन प्रतिवादी अनुपस्थित था, वो सॉरी प्रतिवादी उपस्थित था, आप गायब थे, तो यू मस्ट शो सफिशिएंट कॉज, ठीक है ना, यू मस्ट शो द गुड कॉज व्हाई यू वर एब्सेंट एट दैट डे, और आपकी ही बात नहीं मान लेंगे, क्योंकि आप तो झूठ बोल सकते हैं, हर आदमी अपने हित में झूठ बोलता है, तो इसलिए प्रतिवादी को सुने बिना, अब प्रतिवादी को सुना जाएगा,
9-3 में दोनों गायब, तो वहां अगर 9-4 में आप पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र देंगे, 9-4 में भी देंगे, क्योंकि 9-4 में भी पुनर्स्थापना दे सकते हैं या फ्रसूट ला सकते हैं, वहां प्रतिवादी को नहीं सुना जाएगा क्योंकि वो भी गायब है, अभी आया ही नहीं था, बात ही खत्म है। ठीक है ना, आपकी बात देखी जाएगी। यहां प्रतिवादी आ गया था और अब आप गायब हुए, इसलिए प्रतिवादी को सुना जाएगा और उन निबंधनों और खर्चों के संबंध में, यानी हो सकता प्रतिवादी को खर्चा भी दिलाएगा, ठीक है ना, पुनर्स्थापना का। लेकिन पुनर्स्थापना हो सकती है, लेकिन नया सूट नहीं लाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि 9:9 ये कह रहा है, ठीक है, आदेश 9 नियम 9 कहता है अब फ्रेश सूट नहीं आएगा। तो जब 9:9 ने ये कह दिया तो धारा 12 सीपीसी के प्रभाव से अब नया सूट नहीं आएगा। ठीक है, ये भी कचहरी में खूब लेके एप्लीकेशन आप घूमते हैं कि साहब सूट डिसमिस हो गया, प्रतिवादी रेस्पोंडेंट उपस्थित था उस दिन, वो डिफेंडेंट उपस्थित था, क्या करें। तो बड़ा सीनियर, बड़ा आपको हंसी सी बनाते हुए बताते हैं 9:9 में एप्लीकेशन दे दो, ठीक है। और जब ये भीख मांगते आप दिखाई देते हैं तो हमें तो बड़ा ही क्रोध भी आता है, लेकिन करो क्या, ठीक है। वहां तो 80% बेवकूफी है, ठीक है। हम वकील हैं, इसके बाद भी हम कह रहे हैं 80% मूर्ख है, और लोग बड़ा इस बात का बुरा भी मानेंगे, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति अपने को 20% में रखकर खुश हो सकता है, इसीलिए 20% छोड़ दिया, ठीक है। वो अपने मूर्ख है, वो भी मान ले कि हम 20% में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिवली वहां दिखाई देगा कि क्या स्थिति है। और हमें तो बड़ा मजा आता है कि जो 100% मूर्ख है उनके पीछे भी 4 जूनियर खड़े हैं, तो मूर्खता ही सीखेंगे और क्या सीखेंगे, ठीक है। तो खैर कहता है, जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णता या भागता खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि पूर्णता या भागता खारिज किया जाता है, अगर उसने कुछ भाग स्वीकार कर लिया, कुछ स्वीकार नहीं किया तो अपशिष्ट खारिज हो जाएगा, जितना स्वीकार कर लिया बात खत्म हो गई। तो कहता पूर्णता या भागता खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी उसी वाद हेतु के लिए नया वाद लाने से प्रभावित हो जाएगा, नया वाद नहीं आएगा, किंतु वह खारिजी को पास करने के लिए आवेदन कर सकेगा। किसी को रेस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन देना यह कहा जाता है, और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है, लेकिन रिस्टोरेशन सशर्त है, अशर्त नहीं है। यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब बात की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी, उस समय उसकी अनुपस्थिति के लिए, अनुपसंजाति के लिए पर्याप्त हेतु था, ठीक है, ही वॉज, ठीक है, एब्सेंट एट दैट टाइम ड्यू टू सफिशिएंट काज, ठीक है। तो न्यायालय खर्चों या अन्य बातों के बारे में ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे खारिजी को अपास्त करने का आदेश करेगा, और बाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा, ठीक है ना। और वहीं से कार्यवाही चलेगी जहां पर वो खारिज हुआ था मुकदमा। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना की तामील विरोधी पक्षकार पर न कर दी गई हो। अब आप कहेंगे आपने तो कहा कि साहब विरोधी पक्षकार को सुने बिना नहीं किया जाएगा खारिजी को पास करने का आदेश। यहां तो लिखा है साहब तामील सूचना की जाएगी। तो कोई भी काम दुनिया में निरर्थक नहीं होता, ठीक है, दुनिया में कोई काम निरर्थक नहीं होता, हर काम किसी न किसी वजह से होता है, ठीक है ना। जैसे कुछ पढ़े लिखे से लोग बताते ना कि कोई तुम्हारे प्रार्थना करने से बादल बरसने थोड़ी लगेंगे, ठीक है। जब बादल बरस रहे हैं, ठीक है, जब कोई गतिविधि, कोई भी गतिविधि निरर्थक नहीं है, निरुद्देश्य नहीं है, होने के लिए नहीं हो रही है, किसी निश्चित उद्देश्य को समर्पित होकर हो रही है, तो बारिश भी निरुद्देश्य नहीं हो रही होगी, भले ही उसका उद्देश्य हमें मालूम है नहीं मालूम है, इससे फर्क नहीं पड़ता, सोद्देश्य हो रही होगी। तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, पृथ्वी पर जीवन को गति देना, क्योंकि उसके होने से ही जीवन को गति मिलती है, ठीक है। जीवन की गति संभव नहीं है उसके बिना।
ठीक है, तो बारिश हमारे लिए हो रही है, ठीक है, हमारे लिए यानी प्राणी मात्र के लिए हो रही है, ठीक है ना। तो जो प्राणी मात्र के लिए हो रही है, तो अगर हम पूजा करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, पूजा और प्रार्थना वो नहीं होती जिसे आप पूजा और प्रार्थना कह देंगे, ठीक है, वो थोड़ी है। अरे भाई, किसी को पीटो और कहो पूजा कर रहे हैं, तो पूजा तो नहीं हो गई, ठीक है। कुछ भी कह देने से कोई चीज तो नहीं होती। पूजा और प्रार्थना के जो अर्थ हैं, अगर वाकई उसी अर्थ से पूजा और प्रार्थना की जाएगी तो बारिश होगी, ये तय है, ठीक है ना। पूजा और प्रार्थना जिन अर्थों में की जाती है, ठीक है, पूजा और प्रार्थना का मतलब है किसी भी चीज को नुकसान न पहुंचाना, ये देखना कि प्रत्येक चीज में भगवान है। तो फिर आप नदी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर आप पेड़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर आप प्रकृति के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। और जब कुछ नहीं करेंगे तो पानी तो बरसेगा ही। अरे भाई, जब कुछ नहीं करेंगे तो पानी तो बरसेगा ही। पानी तो बरस इसीलिए नहीं रहा ना क्योंकि आप गड़बड़ कर रहे हैं, और आप जो पूजा प्रार्थना बता रहे हैं वो इनफैक्ट पूजा प्रार्थना नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा ना। तो सुधार आप में चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही जब प्रतिवादी पर सूचना की तामील हमने की है, तो काहे के लिए? उसका मुंह देखने के लिए। बड़ा सुंदर है कि उसे बुलाकर शाहरुख खान की तरह उसका मुंह देखेंगे, काहे के लिए की? अरे भाई, उसकी आपत्ति सुनने के लिए की ना। तो भले ही यहां पर यह नहीं लिखा है कि प्रतिवादी को सुने बिना इस एक्सपर्टी डिग्री को पास तो नहीं किया जाएगा, फिर भी जहां पर माना यही जाएगा कि यहां मानो ऐसा लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि अन्यथा कोई अर्थ नहीं हो सकता इस बात का। तो आदेश 9 नियम 9, आदेश 9 नियम 10 कहता है, कई वादियों में से एक या अधिक की गैर हाजिरी की दशा में प्रक्रिया। जब कई वादी हैं, मोर देन वन प्लेंटिफ, और कुछ गैर हाजिर हैं और कुछ हाजिर हैं, ठीक है, इसका मतलब आदेश 9 नियम 8 किस दशा की बात कर रहा है? व्हेन देयर इज ओनली वन प्लेंटिफ एंड ही इज एब्सेंट एट द डेट ऑफ हियरिंग, ठीक है। इफ देयर आर मोर देन वन प्लेंटिफ and some are present and some are absent, then the procedure will be followed described under order 9 rule 10, ठीक है। क्या कहता है? कहता है जहां एक से अधिक वादी हैं और उनमें से एक या अधिक उपसंजात होते हैं और अन्य उपसंजात नहीं होते, वहां न्यायालय उपसंजात होने वाले वादी या वादियों की प्रेरणा पर वाद को ऐसे आगे चलने दे सकेगा मानो सभी वादी उपसंजात हुए हों, और या ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। मीनिंग देयर बाय बोथ ऑप्शंस विल बी अवेलेबल टू द कोर्ट। ही मे रिजेक्ट द सूट, ठीक है, कहां तक? जहां तक एब्सेंट वादियों का संबंध है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद या वाद के उस भाग को जो उन एब्सेंट वादियों से संबंधित है उसे निरस्त कर दे, और जो वादी प्रेजेंट हैं उनके द्वारा प्रस्तुत वाद जहां तक उनका संबंध चलने दे, ये आदेश भी हो सकता है। लेकिन मानो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वादियों के भाग को अलग अलग करके देखा जा सकता हो, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है ना भाई। ऐसा भी तो हो सकता कि यह संभव ही ना हो कि अलग अलग करके देखा जा सके, तो फिर वाद को आगे चलने दे सकने का आदेश भी न्यायालय पारित कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन उन्होंने दे दिए, ठीक है। निरस्त कर सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो जो वह ठीक समझे इसका मतलब यह नहीं है कि जो हम ठीक समझे, बल्कि इसका मतलब ऐसे लिया जाएगा जो परिस्थितियों में ठीक हो, क्योंकि न्यायालय की बात चल रही है, हमारी नहीं चल रही है। न्यायालय से अपेक्षित यह है कि वो ठीक वही समझेगा जो वाकई ठीक होगा, और हम में और न्यायालय में फर्क यही है कि हम उसे भी ठीक समझ सकते हैं जो परिस्थितियों में ठीक नहीं है। इसीलिए हम हैं और न्यायालय इसे ईश्वर की स्थिति में माना है,
ठीक है ना। ईश्वर भी उसी को ठीक समझता है जो उन परिस्थितियों में ठीक समझा जाना ठीक हो, ठीक है, यही फर्क है। तो ऐसा आदेश भी कर सकता है न्यायालय जो वह ठीक समझे। आगे कहता है कई प्रतिवादियों में से एक या अधिक की गैरहाजिरी की दशा में प्रक्रिया, ठीक है, मोर देन वन डिफेंडेंट है, कुछ गैर हाजिर हैं और कुछ हाजिर हैं, ठीक है। तो आदेश 9 नियम 7 से कोरिलेट कर रहा है ये, ठीक है ना। आदेश 9 नियम 7 से कोरिलेट कर रहा है। जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं और उनमें से एक या अधिक उपसंजात होते हैं और अन्य उपसंजात नहीं होते, वहां वाद आगे चलेगा और न्यायालय निर्णय सुनाने के समय उन प्रतिवादियों के संबंध में जो उपसंजात नहीं हुए हैं ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। यानी एक्स पार्टी सुनवाई हो यह आदेश नहीं करेगा। यहां थोड़ा मामला डिफर हो गया, ठीक है ना। वादी एक से अधिक है, कुछ उपसंजात हुए कुछ नहीं, तो जो उपसंजात नहीं उनका वाद खारिज भी हो सकता है। लेकिन प्रतिवादी एक से अधिक हैं, कुछ उपसंजात हुए कुछ उपसंजात नहीं हुए, तो ऐसा नहीं होगा कि जो उपसंजात नहीं हुए उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाए, उनके खिलाफ एक पक्षीय रूप से सुना जाने लगे, और जो उपसंजात हुए हैं उनकी बात सुनी जाए, ना सबकी, ठीक है, एक पक्षीय रूप से उपसंजात नहीं होगा। यानी जो अनुपस्थित प्रतिवादी हैं वो जजमेंट तक कभी भी आ जाएं, कभी भी आ जाएं, जब चाहे आ जाएं, ठीक है, उनके खिलाफ एक पार्टी प्रोसीड नहीं हुआ और अपनी बात कहना प्रारंभ करते हैं। लेकिन कैसे, ठीक है, जहां पर वाद चल रहा होगा वहीं से आगे कहेंगे आप, ठीक है ना। भाई आप तो, ठीक है, एक पक्षीय रूप से आपके खिलाफ नहीं हुआ, ठीक है, कह रहा है जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं और उनमें से एक या अधिक उपसंजात होते हैं और अन्य उपसंजात नहीं होते, वह वाद आगे चलेगा। यानी आप आ गए तो जहां पर चल रहा है वहीं से आगे बढ़ने लगी है। और न्यायालय निर्णय सुनाने के समय, जब न्यायालय निर्णय सुनाएगा तो उस तब उन प्रतिवादियों के संबंध में जो उपसंजात नहीं हुए ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे, ठीक है। तो कभी भी आ जाइए और कभी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। आगे कहता है स्वयं उपसंजात होने के लिए आदिष्ट पक्षकार के पर्याप्त हेतु दर्शित किए बिना गैर हाजिर रहने का परिणाम। हम लोगों ने देखा था आदेश 5 नियम कितना था, 3 था, ठीक है, जिसमें कहा था पर्सनली अपीयर होने के लिए कोर्ट कह सकता है, और 4 में, आदेश 5 नियम 4 में वो मर्यादाएं दी थी जिनके अधीन पर्सनली अपीयर होने के लिए आदेश किया जाएगा। तो अगर पर्सनली अपीयर होने के लिए आदेश किया गया और आप अपीयरेंस के लिए नियत दिनांक पर अनुपस्थित, तब स्थिति क्या बनेगी। आदेश 9 नियम 12 में वो स्थिति वर्णित है। कहता है जहां कोई वादी या प्रतिवादी, क्योंकि पक्षकार लिखा है ना, तो वादी या प्रतिवादी दोनों, जहां कोई वादी या प्रतिवादी जिससे स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश किया गया है स्वयं उपसंजात नहीं होता या ऐसे उपसंजात होने में असफल रहने के लिए पर्याप्त हेतु न्यायालय को समाधानप्रद रूप में दर्शित नहीं करता, वहां वह पूर्वगामी नियमों के उन सभी उपबंधों के अधीन होगा जो ऐसे वादियों और प्रतिवादियों को जो उपसंजात नहीं होते हैं यथास्थिति लागू होते हैं। यानी एक्स पार्टी आर्डर भी उसके खिलाफ हो सकते हैं, वाद निरस्त भी हो सकता है, वादी की जो स्थिति, वादी उपसंजात नहीं होता तो निरस्त हो सकता है, ठीक है। वादी अगर उपसंजात नहीं, दोनों को अपीयर होने के लिए कहा गया था, दोनों गायब, तो 9-3 की स्थिति आ गई, ठीक है। जैसी पीछे लिखा है वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यह हुआ आदेश 9 नियम 12 तक। अब एक्स पार्टी डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस पर कल ही बात करेंगे, देखिए।